Hello everyone and welcome to you all. Hope you all are safe at home. हम लोग पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस और उसमें से चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाले लेसन से सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है लॉ ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट 8 ईयर्स के बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर चेक किए होंगे तो हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देगा। और ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये यूजुअली 8 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो आपको पता ही चला होगा ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लेक्चर। Before that, I would like to revise previous concept. So first of all, we studied about definition meaning of demand. Demand is what? Desire, ability to pay and willingness to spend. Yes students, normally हम demand को desire या इच्छा, मांग बोलते हैं. But in economics term, desire is not demand. डिज़ायर और डिमांड में क्या है, बहुत फ़र्क है। डिज़ायर मतलब खाली विश होती है, बट डिमांड मतलब डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। डिज़ायर अनलिमिटेड होते हैं बट डिमांड लिमिटेड होता है। डिज़ायर प्राइस और टाइम से रिलेटेड नहीं होता है, बट डिमांड इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। ये हम लोगों ने पढ़ा है। देन वी हैव स्टडीड टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड market demand. So what is individual demand? Yes, individual demand means demand by one consumer, और market demand means demand made by many consumer या फिर many buyers. Correct. फिर हम लोगों ने पढ़ा था why demand curve slopes downward। हम लोगों ने individual demand और market demand पढ़ा था, उनका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखा, फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा था। तभी हम लोगों ने देखा दैट डिमांड को जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वो क्यों नीचे की तरफ आ रहा है डिमांड को, उसके रीजंस हम लोगों ने देखे थे। सो रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को आर एज फॉलोज: लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मल्टीपर्पज यूजेस एंड न्यू कंज्यूमर्स। ओके, सो ये हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियोस में पढ़ा था। आगे हम लोगों ने और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। तो कौन कौन सी डिमांड के टाइप्स थे? दे आर डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। शॉर्ट नोट्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के कंसेप्ट्स के लिए, डिफाइन के लिए ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, और अभी लेटेस्ट पहले वाले वीडियो में, ये वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ओके, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ओके, दीज आर द वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि प्राइस है, इनकम है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, size of population, expectation about future prices, advertisement, taste, habit, fashion, level of taxation, climatic condition, changes in technology, government policy, customs and traditions, etc. Okay, so these are various factors. Now in next connected topic we will study is law of demand, which will guide you to help the producer what to produce, when to produce and how much to produce. ओके, सो जैसे मैंने आपको सेकेंड चैप्टर सिखाते वक्त, सेकेंड चैप्टर में लॉ ऑफ यूटिलिटी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बोला था कि लॉज लिखने के लिए अपने को स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन स्टेटमेंट ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। लॉ एक्सप्लेन करते वक्त आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन, शेड्यूल और ग्राफ का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, और उसके बाद अजम्पशंस और एक्सेप्शंस, तभी अपना लॉ क्या हो जाएगा, कंप्लीट बनेगा। ओके, क्लियर? सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट functional relationship between
price of a commodity and quantity of that commodity, assuming other thing remaining constant. How you will write this law of demand? See, dx equals to f in bracket px bracket close, which means demand of a commodity x, demand of a commodity x is equal to function of price of commodity x, which means demand of the commodity always depend upon the price of a commodity. How? See, according to डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कौन है, ओके. सो अकॉर्डिंग टू हिम, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, the quantity of a commodity demanded varies inversely with the price. See, this we have studied. If price of a commodity decreases, demand increases. And next thing is, as price of a commodity increases, demand decreases, and price of a commodity decreases, demand increases. Okay. This means that demand and price have inverse relation. Inverse means what? Opposite. One thing is increasing, another thing is decreasing. Okay. Hence, price increases, demand decreases. This is known as a law of demand. So finally, we are at a law of demand. Now, explain law of demand with assumptions and exceptions. Okay, like we done in a law of utility. Likewise, here also question पूछा जाएगा, explain law of demand with assumption and exceptions. तो how to write answer of law of demand? तो सबसे पहले introduction. The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. The law explains functional relationship between price and quantity demanded. ये जो लॉ है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लिखना पड़ेगा. सो दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल when 1819 in his book Principles of Economics. Okay. So here symbolically the functional relationship between demand and price is expressed as dx equals to f in bracket px, where d means demand for a commodity, ये मैंने आपको पहले explain किया. x means commodity, f means functional, and px means price of a commodity x. ओके. सो ये जो फॉर्मूला है इसमें पूरा लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ रहा है कि डिमांड और प्राइस में फंक्शनल रिलेशनशिप है. और क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इनवर्सली क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. इनवर्सली मतलब क्या, उल्टा, वो हम लोग आपको आगे पढ़ाते हैं. देन आफ्टर इंट्रोडक्शन यू गिव स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. स्टेटमेंट मतलब डेफिनेशन, जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसे ही आपको डिक्टो स्टेटमेंट देना पड़ेगा. So according to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे बता रहा है बाकी के फैक्टर्स को अगर हम लोग एज्यूम मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं. अब ये बाकी के फैक्टर कौन से मीन्स, तो हम लोगों ने ये लेसन के ये वीडियो के पहले वाले वीडियो में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. याद आया सबको? तो ये डिटर्मिनेंट्स को अगर हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, एज्यूम मानेंगे, तो एज्यूम मानने के बाद अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो लोग उसको कम क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, और अगर वही प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हो जाती है तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करते हैं. ये है लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट, मीनिंग, डेफिनेशन. समझा सभी को? मैंने आपको इसके पहले भी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की वीडियो में भी बताया था दैट लोगों को जहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर्स दिखाई देते हैं वहाँ से कम प्राइस में वो ज़्यादा चीज़ें परचेस करते हैं. ये नॉर्मली ह्यूमन मेंटेलिटी होती है. जहाँ पे प्राइस कम वहाँ पे डिमांड ज़्यादा, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगी हम लोग प्राइस कम होने की राह देखेंगे,
और ज़्यादा प्राइस है इसलिए उसको कम परचेस करेंगे. सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर एवरीवन? ओके. नाउ in other words, the factors remaining constant. If the price of a commodity rises, demand for its fall, and when price of a commodity falls, demand for the commodity rises. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Inverse मतलब मैं पहले भी बोली, inverse मतलब उल्टा. देखो एक जगह पे प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है. देखो एक दूसरे के उल्टा हो रहा है या नहीं. सो दिस इज व्हाट इनवर्स रिलेशन. आई बात समझ में? प्राइस और डिमांड में फंक्शनल रिलेशनशिप. व्हेन प्राइस इज मोर, डिमांड इज लेस. और सेम वे व्हेन प्राइस इज लेस, डिमांड इज मोर. दिस इज व्हाट इनवर्स रिलेशन. देखो ये एरो से आपको पता चल रहा है, डिमांड प्राइस मोर, डिमांड लेस. दिस इज व्हाट उल्टा रिलेशन. प्राइस लेस, डिमांड मोर. दिस इज व्हाट इनवर्स रिलेशन. नाउ वी विल मेक द शेड्यूल ऑफ या फिर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. ओके, अपने को ये लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बोला था टेबल और ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. सो व्हाइल प्रिपेयरिंग टेबल, इन फर्स्ट कॉलम वी विल राइट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. तो कमोडिटी कौन सी भी एक्स लिया है यहाँ पे. ओके, वो एक्स कमोडिटी की प्राइस रुपीज़ में क्या क्या है. तो देखो 50 रुपीज़, 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़. क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होते होते मैंने लिखी हुई है. फाइन. देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन केजी. तो वो पर्टिकुलर प्राइस को जो फर्स्ट कॉलम में हम लोगों ने प्राइस लिखा है, ये प्राइस के लिए मैंने कितने केजीज में चीज़ें परचेस किए, कितना डिमांड किया, उसको मैंने सेकेंड कॉलम में लिखा. तो वो है 1, 2, 3, 4, 5. ओके, एज शोन इन टेबल 3.3, when price of a commodity X is ₹50, प्राइस जब भी 50 थी, डिमांड इज 1 kg. 50 मतलब सबसे ज़्यादा प्राइस थी तभी कम डिमांड, 1 किलो ही चीज़ें लेके आए. when price falls, when price decreases, when price कम हो जाती है, from 50 to 40, quantity demanded rises from 1 kg to 2 kg. आपको यहाँ पे टेबल में दिखाई दे रहा है प्राइस 50 से 40 रुपये हो गई, कम हो गई, तो डिमांड क्या हो गया, 1 रुपये से 1 किलो से 2 किलो बढ़ गया, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट में पढ़ा था. सिमिलरली एट प्राइस 30, क्वांटिटी डिमांडेड इज 3 kg, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 20 to 10, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 4 kg to 5 kg. Thus, as the price of a commodity falls, quantity demanded rises, and when price of a commodity rises, quantity demanded falls. This shown an inverse relationship between price and quantity demanded. ये आपको क्या करना है, टेबल बना के टेबल का ऑब्जर्वेशन थ्योरी के हिसाब से या फिर पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करना है. क्लियर एवरीवन? ओके, टेबल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस बढ़ती जा रही है, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रहा है. देखो 50 रुपये प्राइस, 1 रुपये का 1 kg का चीज़ें परचेस किए. ओके, देन प्राइस 10 रुपीज़ हो जाता है लास्ट में, तो डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो दिस इज इनवर्स, उल्टा, अपोजिट रिलेशनशिप. क्लियर एवरीवन? नाउ वी हैव टू मेक ग्राफ या फिर डायग्राम. सो हियर ऑन y axis we are taken prices, on x axis there are quantity demanded. y axis पे प्राइजेस के कॉलम को हम लोगों ने डिनोट किया है और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड. सो प्राइस में 10, 20, 30, 40, 50 एंड क्वांटिटी डिमांडेड में 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो देखो सबसे पहले प्राइस देखते हैं. जब भी प्राइस 50 थी, डिमांड 1 kg था, तो ये दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जॉइंट किया. वैसे ही 40 प्राइस, डिमांड 2. ओके, वैसे ही 30, 20, 10 जैसे प्राइस कम होती जाती है, डिमांड कितना है उनको अपने को वो प्राइस के आगे डॉट डाल के प्लॉट करना है. फिर वो डॉट ज्वाइन करेंगे तो अपने को एक क्या मिल रहा है, कर्व मिल रहा है. वो कर्व को नाम दिया है डी डी मतलब डिमांड कर्व. अभी ये ग्राफ का, ये डायग्राम का अपने को एक ऑब्जर्वेशन लिखना है कि ये ग्राफ से आपको क्या पता चला.
So x axis represent the demand for commodity and y axis represent the price. Okay, dd is the demand curve which slopes downwards. स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप है. ओके, कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, हियर slopes downward from left to right due to an inverse relationship between price and quantity demanded. So ये हुआ ग्राफ का एक्सप्लेनेशन. सबको समझा? ओके, आई रिपीट वंस अगेन. सबसे पहले आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन. दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890. आफ्टर दैट वी हैव टू गिव स्टेटमेंट. स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. स्टेटमेंट मतलब एज इट इज, जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसे ही. अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, इन्वर्टेड कॉमा के साथ. हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. कम प्राइस ज़्यादा डिमांड, लेस प्राइस मोर डिमांड, मोर प्राइस लेस डिमांड. ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है. ओके, उसके बाद यही चीज़ को आपको टेबल में एक एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देके उनके प्राइजेस और डिमांड के हिसाब से टेबल बनाना है. वो टेबल के साथ आपको एक ग्राफ बनाना है. तो यहाँ पे बन जाता है आपका लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन. ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस ऑल. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न व्हाट आर द assumptions. ओके, मैंने आपको बोला अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट. तो ये अदर थिंग कौन से कांस्टेंट रखे हैं उसको ही बोला जाता है assumptions. वो assumptions कौन कौन से हैं, उनको क्यों एज्यूम किया है, ओके, वो हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे. क्लियर एवरीवन? थैंक यू.